प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। इस बैठक में तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने गुरु पर्व के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। अब आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही फार्म लॉ रिपील बिल शीतकालीन सत्र में संसद में आएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसे पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को ही लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक घर से 2 बम और कई गोलियां भी बरामद की गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है, लिहाजा पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। असल में ये पूरा विवाद ग्रामीण विकास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। लेकिन इसी दौरान टीएमसी के 2 गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच बहस होने लगी, जो थोड़ी ही देर में हिंसा में बदल गई और फिर बमबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए, जबकि कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हालांकि बंगाल पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाला और हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और टीएमसी के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक घर से 2 बम और कई गोलियां भी बरामद हुई हैं। और यही नहीं, इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, लिहाजा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। असल में ये पूरा विवाद बीरभूम में ग्रामीण विकास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है, जिसकी जांच के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। लेकिन इसी दौरान टीएमसी के 2 गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच बहस होने लगी, जो थोड़ी ही देर में हिंसा में बदल गई और फिर बमबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए, जबकि कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जिन 2 गुटों में झगड़ा हुआ, उन दोनों का ही ताल्लुक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से है। झगड़े की वजह सरकार की एक योजना में भ्रष्टाचार को बताया जा रहा है। घटना बंगाल के बीरभूम जिले में हुई है, जहां अचानक भड़की हिंसा के हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक दीवार की तरफ खड़े कुछ लोगों की ओर किसी ने बम फेंक दिया। बम का धमाका इतना जोरदार था कि कुछ देर तक तो सब कुछ धुएं में खोसा गया। धुआं कुछ छटने लगा तो एक और बम धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ दूर से बनाए गए एक वीडियो में कुछ लोग बंदूक से गोली चलाते भी साफ दिखे। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। लोग हाथों में डंडे लेकर तैनात दिखे। सरकार की ग्रामीण विकास योजना के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। ये जंग तब हुई जब उन आरोपों की जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। दोनों तरफ से हुई इस हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए। बुरी तरह से जख्मी हुए कुछ लोग तो जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरे भी दिखे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में पूजा की। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। मेरा सौभाग्य है आज मीनाक्षी मंदिर आकर भगवान शिव के भी दर्शन किए और मीनाक्षी मैया के दर्शन भी किए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अनूठा मामला सामने आया। खेत में काम कर रही कुछ महिलाओं ने काम का हवाला देकर वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भरोसा दिया कि वैक्सीन लगवाने में जितना समय लगेगा उतनी देर वो खेत में काम करेंगी। तब जाकर महिलाएं वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हुई। झारखंड के रामगढ़ में रिहायशी इलाकों के पास हाथियों के झुंड के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने बताया कि हाथियों ने खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार बस के पलटने से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया। टोटल मिला के 13 पेशेंट हैं, जिनमें से 4 से लेकर 5 महिलाएं हैं, 1 से लेकर 2 बच्चा है। मध्य प्रदेश के देवास में रिहायशी इलाकों के पास एक तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम वहां पहुंची और काफी कोशिश के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। बाद में पकड़े गए तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मामूली विवाद के बाद एक शख्स पर अपने ही भाई की हत्या का आरोप लगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।
स्कूलों के शुरू होते ही कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। स्कूलों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक स्कूल की 53 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि ओडिशा के ही संबलपुर में एमबीबीएस के 22 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक ही स्कूल की 53 छात्राओं को कोरोना होने के बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित सभी छात्राओं को क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके इलाज के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल अभी छात्राओं की हालत ठीक है। संक्रमित पाई गई लड़कियां 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं। वहीं 22 एमबीबीएस छात्रों को कोरोना अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और ओडिशा ही नहीं बल्कि जयपुर से भी डराने वाली खबर सामने आ रही है। वहां के एक स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। इस स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 11 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खुले थे, जिसके बाद अब तक 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्कूल में डे बोर्डिंग होने की वजह से बच्चों की लगातार जांच की जा रही है। इस दौरान 11वीं का एक छात्र पॉजिटिव मिला। ये छात्र मुंबई का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही मुंबई से लौटा था। इसके बाद उसके संपर्क में आने वाले दूसरे बच्चों की जांच की गई, जिनमें 11 और बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रूस की नौसेना की शूटिंग की ट्रेनिंग करने का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने जवानों का दमखम दिखाने के लिए इस ट्रेनिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फ के बीच सैनिक पसीना बहाते दिखे। ऐसा अचूक निशाना कि जैसे ही बंदूक से गोली चली, सामने निशाने ढेर होते चले गए। पहले तो सैनिकों ने बंदूकों पर हाथ आजमाया और उन हालात के लिए निशानेबाजी की ट्रेनिंग करते दिखे जब खुले मैदान में जंग आमने सामने छिड़ी हो। लेकिन इसके बाद उन्होंने आतंकियों को घेर कर ढेर करने की प्रैक्टिस की। जब आतंकी अपने ठिकाने में छिपे हों, तब खुद को बचाते हुए कैसे उन पर धावा बोला जाए, रूस के सैनिकों ने इसके लिए पिस्तौलों से खूब निशानेबाजी की। और चालबाज चीन और दगाबाज पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना करीब 500 किलोमीटर के दायरे में अपने शौर्य को धार दे रही है। पराक्रम के बूते प्रहार की प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं। सबके बीच तालमेल को परखा जा रहा है। ये सेना का सालाना सैन्य अभ्यास है, जिसे EWT यानी कि एक्सरसाइज विद ट्रूप्स कहा जाता है। थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसलमेर में चल रही ये एक्सरसाइज 26 नवंबर को पूरी होगी। उस दिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे मौजूद रहेंगे। करीब 400 पैरा ट्रूप्स एक साथ पैरा जंप करेंगे और कुल 30,000 से ज्यादा जवान इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। अपने विधायकों की तुलना कचरे से किए जाने पर कांग्रेस भड़क गई। पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विधायकों की तुलना कचरे से कर दी। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। लेकिन केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह भड़क गई। अपने कुछ विधायकों को वो कचरा कह रहे हैं जो दिल्ली में हैं अभी। अपने कुछ कॉर्पोरेटर्स को कचरा कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। दिल्ली की जनता जानती है कि वो क्या झेल रही है और किसको झेल रही है। उसके लिए मैं कोई उपाधि नहीं दूंगा, दिल्ली की जनता खुद उपाधि दे देगी। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 31 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नूर न रुखते साबी न मुखते के अग बन गया। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में पार्टी के एक बड़े कार्यालय और 8 जिला दफ्तरों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। अमेरिका ने कोरोना खतरे की वजह से अपने नागरिकों को जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा से बचने की सलाह दी।
हरियाणा के हिसार से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने रात के अंधेरे में उस दुकान को आग के हवाले कर दिया और बताया गया कि आरोपी ने दुकान के मालिक से उसका वेतन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिस पर वो गुस्से से भर गया और उसने दुकानों में आग लगा दी। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि दुकान बंद होने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। बोतल में भरे पेट्रोल को उसने दुकान पर छिड़का और फिर माचिस की एक तीली जलाकर आरोपी ने दुकान की तरफ फेंक दी, जिसके बाद वो तो वहां से चला गया, लेकिन दुकान लपटों से घिर गई। पैसे का लेन देन कम हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच राज्य के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए जिंदल सिटी की बाउंड्री वॉल को अवैध तरीके से तोड़ दिया, जिसका विरोध करने पहुंचे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। वहीं उनके ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई, और वो भी पुलिस के सामने। हालांकि जल्द ही पुलिस इस हंगामे को शांत कराने में जुट गई। जवानों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन पूर्व मंत्री का गुस्सा तब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो पुलिस से उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। इन्होंने जबरदस्ती तार काटी, मैं तार बंधवा के जाऊंगा, आप बंधवाओगे ठीक है, नहीं मेरा पर्चा दर्ज करिए। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, ताकि उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। और स्पेन के कादिज से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर धातु कर्मचारियों के समर्थन में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और धातु कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। धातु कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, जिनके समर्थन में कई लोग कादिज की सड़कों पर उतर आए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस वालों पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हवा में फायरिंग की, जिसका असर ये हुआ कि कुछ लोग तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ अपनी मांग पर अड़े रहे। वो हाथ ऊपर करके पुलिस का सामना करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस भी पीछे नहीं हटी और हवा में फायरिंग करती रही। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने सड़क पर धुआं उड़ाना शुरू कर दिया, ताकि प्रदर्शनकारी उन्हें देख नहीं पाए और उनकी तरफ बोतलें ना फेंकें। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इस झड़प के दौरान पुलिस वाले सड़क पर रखे एक कूड़ेदान को दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए भी नजर आए। उस इलाके में हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा। लखनऊ में करीब 5 महीने से ओबीसी और एससी समुदाय के उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका यह प्रदर्शन और तेज हो गया। सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी सड़क पर विधानसभा के नजदीक धरने पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस वालों के तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि सड़क पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी हटने को तैयार ही नहीं थे। वो वहां ऐसे बैठे मानो चिपक गए हों। प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगाते रहे, और जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो वो वहीं बैठे रहने की जिद पर अड़ गए। इन लोगों ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग करते हुए भी जमकर नारेबाजी की। ओबीसी समुदाय की मांग है कि सहायक शिक्षक भर्ती में उन्हें 27% आरक्षण मिले, जबकि एससी समुदाय के उम्मीदवार 21% आरक्षण मांग रहे हैं। और इसी मांग को मनवाने के लिए वो विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस उनके रास्ते में आ गई। वैसे तो ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अपने प्रदर्शन को और धार देने के लिए वो विधानसभा का घेराव करने जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती हटाया और बाकी प्रदर्शनकारियों को अपनी गाड़ी में बिठा दिया। जहां आरक्षण मांग रहे इन उम्मीदवारों ने नारे लगाना जारी रखा। ये सारा बवाल यूपी में 65,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए हुआ, जिसकी कट ऑफ लिस्ट आने के बाद ओबीसी और एससी समुदाय के उम्मीदवार भड़क गए, क्योंकि उनके हिसाब से लिस्ट में उन्हें उतना आरक्षण नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। मध्य प्रदेश के रीवा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसे देखकर इलाके के लोग घबरा गए और बताया गया कि कार सवार जबलपुर से रीवा पहुंचे हुए थे। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी में आग भड़क गई। कुछ ही देर में उस कार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो आग के आगोश में आने से बचा हो। मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण शायद ये आग लगी है, वो जांच का विषय है। आग की लपटों से घिरी इस कार को देखकर वहां जुटे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।
उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी और पुलिस वालों ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई और कार पर पानी डालकर आग को शांत कराने की कोशिश में वो लोग जुट गए। उनकी मेहनत रंग भी लाई और करीब घंटे भर में आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वो कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इस घटना में कार सवार सुरक्षित रहे। एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को झटका लगा। एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्रीपेड टैरिफ के दाम 20 से 25% बढ़ा दिए। भारत और न्यूजीलैंड ने गुरुवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले कानपुर में अभ्यास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई एक झड़प में वो शहीद हुए थे। यूरोप के देश बुल्गारिया में एक बस में आग लगने की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को शनिवार को मुंबई में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। मुंबई पुलिस ने कोरोना खतरे और पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई हिंसा की दलील दी। ओवैसी मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण समेत कई मुद्दों पर वहां ये रैली करने वाले थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और उनकी ये मुलाकात शाम 5 बजे तय है। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सामने BSF के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी और त्रिपुरा हिंसा के अलावा बंगाल से जुड़े दूसरे मुद्दों को उठा सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी राज्य को मिलने वाली बकाया राशि की भी मांग कर सकती है। BSF का दायरा बढ़ाने के खिलाफ TMC ने विरोध किया है और इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में हानन बताया है। बंगाल में तीसरी बार चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की ये दूसरी मुलाकात है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के सरकारी बंगले पर कुछ लोगों ने काली स्याही फेंक दी। महाराष्ट्र में रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं और तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन परिवहन मंत्री के एक बयान ने इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़का दिया। कर्मचारियों की यूनियन से जुड़े 2 लोग अचानक घर के अंदर दाखिल हो गए और काली स्याही जगह जगह फेंकने लगे। मंत्री के सरकारी बंगले पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले से थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों को भागने का मौका नहीं मिला। जब घिर गए तो दोनों बंगले के गेट के सामने बैठ गए। पुलिस वालों को उन्हें उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारी बारी दोनों को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले जाया गया। परिवहन मंत्री के घर और घर के बाहर कई जगहों पर काली स्याही बिखरी हुई दिखाई दी, जिसे साफ करने में कई लोग जुट गए। परिवहन मंत्री अनिल परब ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को धमकी दी थी कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो विभाग का निजीकरण कर दिया जाएगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को कोई निर्देश दे सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब सरकार से इस बारे में एक्शन प्लान मांगा था, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई ठोस सुझाव या प्लान नहीं दिए। उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि सरकारी अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोर्ट ही सारा प्लान बनाए और वो सिर्फ उस पर हस्ताक्षर कर दे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। खबर है कि चीन ने इसी साल जुलाई में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसमें आसमान में उड़ रही मिसाइल से ही एक दूसरी मिसाइल दागी गई। बताया गया कि चीन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी थी, उसने पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और फिर दोबारा चीन की तरफ लौट आई। लेकिन चीन के करीब पहुंचने से पहले आसमान में उड़ रही उस मिसाइल ने अपने ही अंदर मौजूद एक दूसरी मिसाइल को लॉन्च कर दिया। वो भी तब जब उसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 5 गुना तेज थी। दागे जाने के बाद दूसरी मिसाइल दक्षिण चीन सागर में गिर गई, जबकि पहली मिसाइल अपने टारगेट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। दावा है कि हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइल से दूसरी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता अभी अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी पर सरकार संसद के इस सत्र में बिल लाने वाली है, जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बैंक की मान्यता मिल सकती है। कुछ दिन पहले इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की थी, जिसमें निवेशकों के हितों की सुरक्षा पर कदम उठाने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि ये बिल पास होने के बाद रिजर्व बैंक इसके कारोबार पर निगरानी रखेगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीबी ने ड्रग्स तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ड्रग्स की तलाश में एनसीबी की टीम ने नांदेड़ की इस फैक्ट्री पर धावा बोला। शटर को काटकर जब एनसीबी के अधिकारी उस फैक्ट्री में दाखिल हुए तो सामने की तस्वीरों ने उन्हें चौंका दिया। वहां हेरोइन और अफीम जैसे ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थ बोरियों में भरकर रखे हुए थे।
वहां कुछ मशीनें भी दिखी। बताया गया कि पिछले हफ्ते जलगांव में करोड़ों के गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया था और उन्हीं से पूछताछ में एनसीबी को इस फैक्ट्री का सुराग मिला। साथ ही उन आरोपियों ने यह भी बताया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में एक सुनसान इलाके में यह ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसी के बाद एनसीबी ने यह छापेमारी की और वहां से करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी तो उसे बस्ट किया है। इस ड्रग्स फैक्ट्री के तार मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर से जुड़ने के बाद वहां भी छापेमारी की गई। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। सर्दी अचानक टॉप गियर लगाने वाली है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है और बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जब तापमान गिरकर पहुंच गया माइनस में। -2.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। अकेले श्रीनगर में नहीं बल्कि कश्मीर के कई शहरों में तापमान 0 के नीचे रिकॉर्ड किया गया है और ये इशारा माना जा रहा है इस बात का कि दिल्ली और एनसीआर में भी ठंड होने वाली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि दिल्ली और एनसीआर में तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री तक पहुंचने वाला है। मतलब ठंड इतनी बढ़ने वाली है कि अब सुबह और शाम को ही नहीं, दिन में भी दिल्ली के लोगों को सर्दियों के कपड़े और जैकेट पहनने पड़ेंगे। तापमान में अचानक 5 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान जताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के मौसम का सीधा कनेक्शन असल में पहाड़ों के मौसम से माना जाता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू होती है तो दिल्ली के लोगों की भी ठिठुरने बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब नवंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तापमान में ज्यादातर शहरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंडी रात रही और तापमान -2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में तो तापमान गिरकर -3 डिग्री तक पहुंच गया। कश्मीर में ज्यादातर शहरों में तापमान रात के वक्त माइनस में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली और एनसीआर के मौसम पर भी इसका असर दिखेगा। मतलब ये कि तापमान में अचानक 5 डिग्री तक की गिरावट एनसीआर के मौसम में दर्ज की जा सकती है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम में ये बदलाव पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है, जिनमें केवल दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के पास जेवर पहुंचे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां देखी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसकी तैयारी देखने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जेवर पहुंच गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान जो वीडियो क्लिप स्टेज पर चलाई जाएंगी वो भी मुख्यमंत्री को दिखाई गई। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ घूम घूम कर सारे इंतजाम देखे। स्टेज पर खड़े होकर हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। मुख्यमंत्री ने केवल प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों के साथ ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने के बाद निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही जेवर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लाउड स्पीकर पहुंचाए जा चुके हैं। स्टेज लग चुका है जिस पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिखा। बोर्ड पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। स्टेज पर रखने के लिए आए सोफों की जांच भी सुरक्षा विभागों के अफसर कर चुके हैं। जेवर पर बनने वाले एयरपोर्ट के काम का पहला चरण 2024 तक पूरा करने की योजना है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक जहां केवल खाली मैदान दिखता है वहां 2024 में विमानों की आवाजाही शुरू होगी। और मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोगों की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में वहां की कुछ सड़कें डूबी हुई नजर आई। इससे नुकसान ये हुआ कि जो गाड़ियां उन सड़कों पर खड़ी थी वो भी इसकी चपेट में आ गई। कुछ गाड़ियों के पहिए तो कुछ गाड़ियों का आधा हिस्सा ही पानी में डूबा हुआ नजर आया। सैलाब की जद में निचले इलाकों के मकान भी आ गए, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि इस बीच पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग जूझते हुए दिखे। कृषि सुधार कानूनों पर दी गई सिफारिश सार्वजनिक करने की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट से कृषि सुधार कानूनों पर दी गई सिफारिशों को अनिल घनवत ने सार्वजनिक करने की मांग की। अनिल घनवत कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी ने इन कानूनों पर किसान संगठनों से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। अगर जल्द से जल्द वो सार्वजनिक हो जाते तो शायद ये मसला उसी वक्त हल हो जाता था। कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने एमएसपी पर कानून बनाने का विरोध किया।
उन्होंने दावा किया कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। MSP कानून की वजह से जितना जरूरत है देश को उससे बहुत ज्यादा खरीद करनी पड़ेगी और उसके लिए इतना पैसा कहां से लाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने अनिल घनवत के इस दावे को खारिज करते हुए उन्हें केंद्र सरकार का एजेंट बता दिया। केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। वो चोट की वजह से ये सीरीज नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की तरफ से एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। लखनऊ में एसपी सांसद रामगोपाल यादव की लिखी किताब राजनीति के उस पार का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और कुमार विश्वास भी मौजूद रहे। राजनीति में जो भावुक इंसान होता है वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। और चीन के जियांगशी से एक दिल दिला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक 6 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई है। और इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काम में तेजी लाने के लिए क्रेन और खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। साथ ही बचाव दल के लिए एक बड़ी टीम मैदान में वहां उतारी गई, जो बारीकी से मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशती हुई नजर आई। बिल्डिंग के मलबे ने वहां सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें मलबे से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इलाके में खाद के लिए भटकते किसानों को पुलिस के गुस्से का सामना करना पड़ा। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पृथ्वीपुर रोड पर धरना दे दिया, क्योंकि खाद के लिए सुबह 7 बजे सोसाइटी के केंद्र पर पहुंचने के बावजूद 11 बजे तक वो सड़क के किनारे भटकने को मजबूर हो गए। ऐसे में विरोध जताने के लिए उन्हें धरना देने और सड़क जाम करने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आया। सड़क बंद होते ही पुलिस और प्रशासन के लोग किसानों को समझाने पहुंच गए, लेकिन जब किसान अड़ गए तो पुलिस ने किसानों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और कुछ किसानों को थाना प्रभारी थप्पड़ मारते दिखे। खाद नहीं मिल रहा है इसलिए रोड पे खड़े थे, पुलिस वाले ने आके मुझको गाल पे चाटा मार दिया। नाराज किसानों ने प्रशासन की मिली भगत से खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया, जिसे प्रशासन ने नकार दिया। वहाँ किसानों को जानकारी नहीं थी और वो सारा किसान गांव से आके यहाँ पृथ्वीपुर में इकट्ठा हो गया। कुछ देर बाद किसान मान तो गए, लेकिन पुलिस का रवैया उन्हें नागवार गुजरा। खाद के लिए भागदौड़ करने वालों पर पुलिस की सख्ती से केवल किसान ही नाराज नहीं, अब तो आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी इस मामले में खुलकर सामने आ गया, जिसकी एक तस्वीर उज्जैन से आई, जहां परेशान किसानों की आवाज उठाने भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता खाद बांटने वाले दफ्तर के बाहर पहुंच गए और तालाबंदी की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दफ्तर पर ताला लगाने से रोक दिया, लेकिन इससे विरोध पर उतारू लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद तो गुस्साए लोगों ने दफ्तर के बाहर ही धरना दे दिया। प्रदर्शनकारियों के तेवर देख पुलिस प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं को शांत किया। यूरोप के देश बुल्गारिया के परनिक प्रांत से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 45 लोगों की सांसें थम गई। बताया गया कि जान गंवाने वालों में 12 बच्चे शामिल थे। इस बस में सवार यात्री तुर्की के इस्तांबुल से यूरोपीय देश नॉर्थ मैसेडोनिया लौट रहे थे। तभी बताया जा रहा है कि हाईवे पर बस डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के कुछ अफसर और कर्मचारी वहां पहुंचे और ये पता लगाने में जुट गए कि हादसा हुआ कैसे। जांच पड़ताल के दौरान हाईवे से दूसरी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। वहां काफी दूर दूर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी नजर आई। वहीं अंधेरे में हुए इस हादसे में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जगह से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वहां सड़क पर टूटे हुए डिवाइडर और सड़क के कुछ पुर्जे बिखरे हुए दिखे। इस हादसे ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनावों को टालने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को झटका लगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने त्रिपुरा निकाय चुनाव टालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब त्रिपुरा में 25 नवंबर को मतदान होगा और 28 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की मांग ठुकरा दी, लेकिन राज्य सरकार को निष्पक्ष चुनाव कराने का आदेश दिया और इसके लिए अदालत ने राज्य के डीजीपी और आईजी को बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का हुक्म दिया। यही नहीं, राज्य सरकार से त्रिपुरा में हुई हिंसा पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी। मैं हूं किशोर अजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है।